ऐसे पार्टी प्रत्याशियों को बिल्कुल भी वोट ना दिया जाए। आप शिक्षकों को ये ना बताएं कि वो किसको वोट ना दें, वो आपको क्यों दें, ये बताइए सर। क्या कहेंगे 30 सेकंड में कि वो आपको प्रभावित होकर वोट करें? मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक के अधिकार की बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं मेरे मंच पे। क्या आप अपने कार्यकाल का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड शिक्षकों के सामने सार्वजनिक करने का वादा करेंगे आज मेरे मंच पे? रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। किसी भी संघर्ष की शुरुआत एक सवाल से होती है और बदलाव की शुरुआत उस सवाल को पूरी ताकत से उठाने से। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनके व्यक्तित्व में सैन्य अनुशासन, शिक्षा का अनुभव और सामाजिक सरोकार तीनों का संगम दिखाई देता है। हमारे साथ हैं कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, वरिष्ठ एनसीसी अधिकारी और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक, जो बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। तो आज की बातचीत होगी अनुभव की, संघर्ष की और उस सोच की जो उन्होंने चुनावी मैदान तक उनको लेकर आई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैप्टन साहब, आप भारतीय सेना की एनसीसी विंग के माध्यम से वर्षों से युवाओं में देश प्रेम और अनुशासन भरते आए हैं। एक कैप्टन और एक प्रोफेसर के रूप में आपका ये सफर कैसा रहा? डॉक्टर साहब, अचानक चुनावी राजनीति में आने का निर्णय आपने कैसे लिया? निश्चित रूप से सर, कोशिश मेरी ये रही है कि जो भी समाज में कमियां मैं देखता हूं, उन कमियों को दूर किया जाए। मैं प्रोफेसर रहते हुए मैंने देखा कि सैन्य साहित्य की कमी है, तो मैंने किताबें लिखी। एनसीसी अधिकारी बना 2013 में, तो एनसीसी अधिकारी बनने के बाद भी मैंने देखा कि एनसीसी की बुक्स नहीं है, तो एनसीसी साहित्य पर भी मैंने काम किया, एनसीसी की बुक लिखी। और धीरे धीरे जब मैं देखता रहा, शिक्षक समाज में रहा और मैंने देखा कि यहाँ भी कुछ कमी चल रही है, चूँकि शिक्षकों की जो समस्या हैं उनको उठाने वाला कोई नहीं है, तो फिर मैंने ये कदम राजनीति की तरफ बढ़ाया। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, हमें तो लगता है कि आप जैसे और युवा और अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे तभी राजनीति चेंज होगी। डॉक्टर साहब, पार्टियों के बड़े बड़े सिंबल और राजनीतिक मशीनरी के बीच में आप एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी पार्टी के बंधनों से मुक्त होकर आपके लिए एक ताकत बनेगी, या बिना किसी राजनीतिक दबाव के आप शिक्षकों की बात सदन में रख सकेंगे? सर, बहुत अच्छा सवाल है। और मैंने ये देखा सर कि शिक्षक को किसी दायरे में हम बांध नहीं सकते सर, और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। ऐसे ऑफर मेरे पास में आए हैं कि हमारी पार्टी से आप लड़िए, लेकिन मैंने शुरू से ही ये एक लाइन खींच रखी थी कि अगर चुनाव लड़ना है तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही लड़ूंगा। चूँकि मैं शिक्षक संघ का अध्यक्ष रहा, रुहेलखंड टीचर्स एसोसिएशन का, जो अनुदानित महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुमोदित शिक्षक संघ है, इसका अध्यक्ष 1 मई 2021 को मैं अध्यक्ष बना। और अध्यक्ष बनने के बाद में जो काम मैंने किए शिक्षकों के लिए, उनको मैं बताऊंगा आपको। तो उस काम के बाद मुझे वो ताकत मिली कि मेरा शिक्षक समाज मेरे साथ है। चूँकि मैंने 5 साल अपने साथियों की शिक्षक समाज की सेवा की, और उस सेवा के बाद जो स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग मुझे मेरे शिक्षक साथियों का मिल रहा है, तो यही मेरी ताकत थी। और मैं किसी पार्टी से प्रत्याशी होने के लिए कभी भी मैंने कोशिश नहीं की। तो आपका मानना है कि निर्दलीय लड़के आप एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं? बिल्कुल सर, निर्दलीय लड़ूंगा और निर्दलीय ही मैं अपनी विजयश्री पताका फहराऊंगा। नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामना आपके साथ है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद केवल एक कॉलेज नहीं है, इस क्षेत्र का एक शैक्षिक गण है। यहाँ रहते हुए आपने शिक्षकों और कर्मचारियों के संघर्षों को बहुत करीब से देखा है। ऐसा कौन सा पल था जब आपको लगा कि अब मुझे एमएलसी चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए?
सर कई बार धीरे धीरे हमने देखने को मिलता रहा कि हम शिक्षक समाज से हैं और ये शिक्षक चुनाव है। हम लोग प्रत्याशी आता है, प्रत्याशी ने जो हमें कहा कि हमें वोट दीजिए, हम वोट दे देते हैं और प्रत्याशी को जिता देते हैं। लेकिन जब प्रत्याशी को जीते हुए 5 साल हो गए, 6 साल हो गए और प्रत्याशी से मुलाकात भी हमारी नहीं हो पा रही है, तो समस्या वहाँ तक पहुँचे कैसे? प्रत्याशी और शिक्षक के बीच में संवाद ही नहीं हो पा रहा है, तो हमारी समस्या वहाँ तक पहुँचेंगी कैसे? तो इस मुद्दे को लेकर के तब मेरे बीच में विचार आया कि हमें अब खुद कुछ करना होगा ताकि शिक्षकों की समस्या केवल समस्या बनी ना रह जाए, उनका समाधान होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब एज शिक्षक आपको लगा कि अब आपको आना चाहिए खुल के मैदान में, बिल्कुल, शिक्षकों के काम के लिए। और आप अध्यक्ष भी रहे, आपका लंबा अनुभव भी है, लंबा अनुभव भी है। कैप्टन साहब, जब आप शिक्षकों के बीच में जाते हैं तो आप अपना कौन सा संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो उनके सामने रखते हैं? आपके वो 3 सबसे बड़े कौन से वादे हैं जिन्हें जीतने के बाद आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? जैसा जो मेरा संकल्प पत्र तैयार किया है उसमें फिलहाल 9 संकल्प हैं, हमारे 9 मुद्दे हैं, जिनमें से जो मेन है वो डिग्री कॉलेज के स्ववित्त पोषित शिक्षक, चाहे वो एडी डिग्री कॉलेज के हों चाहे वो प्राइवेट डिग्री कॉलेज के हों, उनकी सेवा नियमावली बनवाना और उनको यूजीसी पे स्केल दिलाना। पहला मेरा ये है। बहुत बढ़िया। दूसरा, जो हमारे माध्यमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक के जो शिक्षक हैं, इनका वेतन का निर्धारण कराना। जो वित्तविहीन शिक्षक हैं, वेतन का निर्धारण कराना, उनकी सेवा नियमावली बनवाना। इसी में कंप्यूटर टीचर्स भी हैं, उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि जो हमारे टीचर्स हैं और बहुत ही कम वेतन पर कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको वेतन दिलवाया जाए। 2 मुद्दे तो ये हैं हमारे। और तीसरा हमारा जो है ये है कि जो टीचर वेलफेयर फंड है उसका जो समुचित लाभ समस्त शिक्षकों को मिले, ये प्रयास। ये 3 आपके मेन आपने रखे हैं। बहुत बढ़िया। और सब 3 मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है शिक्षक जगत के लिए। आपके पास सर एक सैन्य पृष्ठभूमि है और शिक्षा जगत का भी बहुत बड़ा अनुभव है। इन दोनों अनुभवों में से कौन सी चीज है जो आपको जनप्रतिनिधि के रूप में ज्यादा मदद करती है, फायदा पहुंचाती है? सर, चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और ये चुनाव भी शिक्षक विधायक का है जी, तो एक शिक्षक होने के नाते मैं इस चुनाव में आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, नेतृत्व करने की क्षमता जो मुझे मिली है वो एनसीसी के द्वारा मिली है। वेरी गुड। ये मेरा जो सैनिक पृष्ठभूमि है, इसको लेके मैं इस मैदान में हूँ। चूँकि निर्णय लेने की जो क्षमता मेरे पास है, अगर यही क्षमता सिटिंग एमएलसी के पास होती तो शायद मैं इस चुनाव में नहीं आते। तो आपको फायदा मिल रहा है एनसीसी का भी और शिक्षक होने का भी। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, शिक्षक समाज की सबसे बड़ी और पुरानी मांग है पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली। इस मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें तो लोग करते हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? एक शिक्षक विधायक के तौर पे आपकी क्या रणनीति है इस पर? सर, जो पुरानी पेंशन है उसको लेकर के मेरा विचार सीधा सीधा ये है कि ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है और बहुत लंबा समय हो चुका है इस लड़ाई को लड़ते हुए। लेकिन अगर मेरा शिक्षक समाज मेरे साथ है और मुझे ये पावर मेरे पास आती है तो निश्चित रूप से मैं अपने समाज के साथ खड़ा रहूँगा और जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए सड़क से लेकर संसद तक मैं प्रयास करता रहूँगा। करते रहेंगे। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, बरेली मुरादाबाद क्षेत्र में हजारों वित्तविहीन और तदर्थ शिक्षक हैं, बहुत कम वेतन पे पढ़ा रहे हैं या नौकरी के संकट से जूझ रहे हैं। उनके मानदेय और सेवा सुरक्षा के लिए सर आपने क्या रोड मैप बनाया है? सर, जो मेरे मैनिफेस्टो में 9 पॉइंट्स हैं, सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं वो डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के जो हमारे शिक्षक हैं जिनको बहुत कम वेतन मिल रहा है सर, उसके लिए पहला प्रयास मेरा यही रहेगा कि जो शिक्षक अपने घर से निकल करके शिक्षा प्रदान करने के लिए जा रहा है और उसको अल्प वेतन मिल रहा है, तो वहाँ वो पढ़ाने के साथ साथ पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, टीचिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन वेतन उसको बहुत कम मिल रहा है जिसमें उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ से लौटने के बाद में फिर उसका प्रयास
कहीं ना कहीं और रिसोर्सेज भी देखने होंगे अपने परिवार को चलाने के लिए। तो ये मेरा पहला प्रयास है कि जो मानक हैं या उचित मानदेय जो हो सकता है अधिक से अधिक वो हमारे शिक्षकों को मिले। ये मेरा पूरा वो है विश्वास है कि मैं इस मुद्दे को सबसे पहले तो उठाऊंगा। और शिक्षकों की जो ये समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि वेतन का अधिकार शिक्षक का है और उसे जब संतोषजनक वेतन मिलेगा तो पूरी तन्मयता के साथ वो अपना काम करेगा। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और डॉक्टर साहब आपने इस मुद्दे को अपने मेन मैनिफेस्टो में रखा है, तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। और डॉक्टर साहब अक्सर देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद नेता मुरादाबाद और बरेली के शिक्षकों की पहुंच से दूर हो जाते हैं। अगर कैप्टन राजीव चौहान जी ये जीतते हैं एमएलसी का इलेक्शन, तो कार्यप्रणाली में ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपकी? जैसा भी ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि जो प्रश्न आपने उठाया है इससे केवल मैं ही त्रस्त नहीं हूं, पूरा शिक्षक समाज त्रस्त है। जो एमएलसी बना वो कभी शिक्षकों के बीच में नहीं पहुंचा, और जब शिक्षकों के बीच में नहीं पहुंचा तो समस्याओं का भी उनको पता नहीं है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि शिक्षक मिलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। तो मेरे शिक्षक होने के नाते और आने वाले समय में मैं विधायक, अगर शिक्षक विधायक बनता हूँ तो मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि अपने समाज के साथ जुड़ के रहूँ, संवाद समय समय पर करता रहूँ, स्कूल कॉलेज जा कर के समस्याओं को मैं प्राप्त करूँ कि क्या क्या समस्या हैं। चूँकि समस्या मेरे पास आएंगी तो उन समस्याओं का निदान कराने के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा, और वो तभी संभव है कि हम अपने शिक्षक साथियों के बीच में रहें और समस्याओं को जानें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है डॉक्टर साहब शिक्षक रहते हुए आप शिक्षकों की परेशानी को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, नो डाउट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनको दूर करेंगे। डॉक्टर साहब जैसे आधी आबादी हमारे महिला शिक्षक जो हैं, उनकी प्राथमिकताएं, उनके लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, और नए शिक्षक और लंबे समय से जो शिक्षक सेवा दे रहे हैं उनकी समस्याओं में क्या अंतर देखा है आपने? समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं, और चाहे वो नए शिक्षक हों या पुराने हों, विशेषकर जो महिला शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं, महिला जो शिक्षिकाएं हमारी, उनके लिए मेरा प्रयास ये रहेगा कि कॉलेज में चूँकि अब लगातार एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ड्यूटी लगाई जाती है, कुछ शासन स्तर के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ड्यूटी लगाई जाती है, तो ड्यूटी से पहले कम से कम महिला शिक्षिकाओं के से एक बार कंसेंट ले लिया जाए। चूँकि महिला होने के साथ साथ उनके साथ में कई सारी अपनी समस्याएं होती हैं, तो इसलिए कंसेंट लेना उनसे ज़रूरी है कि कोई भी परीक्षा हो उससे पहले जो सम्मानित महिला शिक्षिका हैं उनसे एक बार कंसेंट ले ली जाए। बहुत बढ़िया, ये जरूरी लगता है, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी कदम होगा सर। जी सर। और महिला शिक्षकों को नो डाउट बहुत फायदा पहुंचेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं मेरे मंच पे, हमारे टीवी पे। क्या आप अपने कार्यकाल का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड शिक्षकों के सामने सार्वजनिक करने का वादा करेंगे आज मेरे मंच पे? सर बिल्कुल, मैं यहाँ वादा करता हूँ कि वार्षिक रिपोर्ट कार्ड मैं बनवाऊंगा, और अब तक भी बनना चाहिए था। चूँकि जिस उद्देश्य को लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं, हम शिक्षक विधायक की बात कर रहे हैं, शिक्षक विधायक बनते हैं, तो हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार होना चाहिए कि हमने 6 साल के कार्यकाल में कितना काम किस क्षेत्र में किया है। मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षक विधायक हूँ, तो शिक्षकों के लिए मैंने क्या क्या काम किए हैं, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार होना चाहिए। मेरे मंच में माध्यम से हमारे व्यूअर्स से और सारे शिक्षकों से कैप्टन साहब ने वादा किया है आज, ये क्लिप्स को आप संभाल के रखिए। भगवान करे डॉक्टर साहब जीते हैं, और डॉक्टर साहब अगर जीतते हैं तो ये उनको याद दिलाया जाएगा और हम अपने मंच के माध्यम से रिपोर्ट कार्ड बनवाने में मदद करें। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब शिक्षक एमएलसी चुनाव में माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों वर्ग के वोटर होते हैं, दोनों की समस्या भी सर अलग अलग है। आप इन दोनों वर्गों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे ताकि किसी को ना लगे कि उनके साथ पक्षपात हुआ है? सर एक बात तो यह है कि शिक्षक है, चाहे वो माध्यमिक के हों या डिग्री कॉलेज के हों। डिग्री कॉलेज की जो समस्या है वो कुछ अलग है,
इसमें भी जो हमारा सरकारी डिग्री कॉलेज हैं, एडिड डिग्री कॉलेज हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं, उनकी भी समस्या अलग अलग डिफरेंट है। इसी तरह से जो हमारे माध्यमिक कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, वहाँ भी टीचर्स के साथ में के साथ अलग अलग समस्या हैं। तो मैं अपनी मैनिफेस्टो को ही ऐसे तैयार कर रहा हूँ कि जिसमें डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज की सारी समस्याएं समाहित मैं कर रहा हूँ, ताकि कोई भी शिक्षक ये ना कह सके कि मैं हायर एजुकेशन से हूँ तो हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इंटर कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे लिए सारे शिक्षक समाज बराबर है और मैं एक एक मुद्दे को समाज में जा कर के बाद में भी लूँगा। आज जो समस्याएं हैं वो मैंने मैनिफेस्टो में शामिल की हैं और इनका निस्तारण मैं कराऊंगा। अपने वर्ग को, अपने समाज को साथ लेकर के चलने का प्रयास मेरा रहेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कोई शिक्षक हेल्प डेस्क बन जाए या कोई पोर्टल बन जाए जो सीधे शिक्षक की समस्या कैप्टन राजीव चौहान तक पहुंच सके? हाँ बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ इस बात से कि मैं हेल्प डेस्क बनाऊंगा, ताकि एक बार को शिक्षक मेरे पास तक अपनी बात पहुंचाने में असमर्थ हो, नहीं पहुंच पा रहे हों, तो डेस्क के माध्यम से मेरे तक बात पहुंचे, तुरंत बात पहुंचे और उसका निस्तारण करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया सर। तो सर, चुनाव की तारीखें बहुत नजदीक आ रही हैं। मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल, बिजनौर और आसपास के सभी सम्मानित शिक्षक मतदाताओं से आप क्या अपील करेंगे कि वो आपको ही अपना वोट क्यों दें? सर, सीधी सी बात है कि ये चुनाव जो है शिक्षक विधायक का है, शिक्षक एमएलसी का चुनाव है। तो मैं जो हूँ यहाँ पर, मैं शिक्षक हूँ और शिक्षकों की आवाज़ बन के ही सदन में पहुँचना चाह रहा हूँ। एक ऐसा प्रत्याशी जो किसी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव मैदान में है, लेकिन वो ना तो शिक्षक हैं और ना ही शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। शिक्षा या शिक्षण संस्थाओं से कोई सरोकार जिनका नहीं है, ऐसे पार्टी प्रत्याशियों को बिल्कुल भी वोट ना दिया जाए, ये मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से। दूसरा, कुछ शिक्षक साथी जैसे ही चुनाव नज़दीक आया है, कुछ शिक्षक साथी अपने संगठनों का दामन थाम करके चुनाव मैदान में हैं। उनका भी स्वागत है, लेकिन बात चूंकि वो शिक्षक हैं इसलिए मैं स्वागत उनका कर रहा हूं। पार्टी प्रत्याशी जो शिक्षक ही नहीं है, लेकिन एक प्रत्याशी ऐसा है, शिक्षक तो है लेकिन कभी भी उसने अपने शिक्षक समाज की सेवा नहीं की है। आज तक वो शिक्षकों के बीच से पहुंचे नहीं है, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आया है तुरंत वो मैदान में आ गए हैं। तो ऐसे लोग केवल शिक्षकों की राजनीति करने के लिए इस इलेक्शन में आए हैं और मैं जो आया हूं केवल और केवल शिक्षकों की सेवा करने के लिए। मैं आपसे ये पता करना चाह रहा हूं कि आप शिक्षकों को ये ना बताएं कि वो किसको वोट ना दें, वो आपको क्यों दें, ये बताइए सर। सर, पहला तो यही है कि मैं शिक्षक हूं, एक बात। दूसरी चीज, मेरा जो पिछले 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आप देखें तो मैं कुछ 3 पॉइंट आपको गिनाऊंगा। जैसे अभी जिक्र किया था हमने टीचर वेलफेयर फंड का, कि उससे मैंने 2.5 लाख रुपए का प्रावधान कराया यूनिवर्सिटी में कि कोई शिक्षक के साथ में अगर कैजुअलिटी हो जाती है या अपना इलाज कराने में असमर्थ है तो 2.5 लाख की राशि टीचर वेलफेयर फंड से हमारे शिक्षक साथी को बहुत मिलेगा। डॉक्टर साहब, इसकी प्रशंसा होती है, हमने सुना है कई मंचों पे इस आपके कार्य की लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं। जी सर, तो ये सर बहुत बड़ा मैसेज हमारे शिक्षक समाज में पहुंचा। दूसरा, डिग्री कॉलेज के जो कुछ शिक्षक हैं एडिट के, उनको इंटरनल एग्जामिनरशिप मिलती थी, एक्सटर्नल एग्जामिनर उनको नहीं बनाया जाता था। मैंने प्रयास किया और उनको एक्सटर्नल एग्जामिनरशिप दिलवाई। आपके प्रयास से उपाय है? मेरे प्रयास से। बहुत बढ़िया। बहुत इसके अलावा टीचर के लिए हमने एक प्रयास और बेहतरीन किया, वो ये था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी हमने बनवाई। एक टीचर अगर एक कॉलेज से कहीं दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र चाहता है तो 1 महीने के अंदर उनका ट्रांसफ़र इजी गोइंग हो जाएगा। ये 3 प्रयास मेरे द्वारा करने के बाद ये तीनों काम हुए और हमारा जो डिग्री कॉलेज हैं जितने भी, सब में एक बहुत बड़ा मैसेज पहुंचा। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने 5 साल अध्यक्ष रहते हुए जो मैंने काम किया है उसको देखें, और जो शिक्षक इस टाइम मैदान में हैं या पार्टी प्रत्याशी मैदान में हैं उनका भी रिपोर्ट कार्ड देखें। जिसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा लगे फिर उसको वोट दिया जाए। नहीं, मुझे लगता है कि आपने जो मुद्दे बताए हैं इस पे अगर
आप कसौटी पे खरे उतर रहे हैं सब पे, और अपने अध्यक्ष रहते हुए इतना चेंज करा शिक्षा में, प्रणाली में, तो आप वाकई में बधाई के पात्र हैं। और ऐसे शिक्षकों को ही वोट देना चाहिए। मैं अपील करूंगा, हम करते नहीं जनरली अपील, लेकिन आप जैसे युवा और समझदार लोगों को ही आगे आना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप मान लीजिए एमएलसी बन गए, आप, हमारी शुभकामनाएं, सब आप टीचर्स ने आपको साथ दिया और आप एमएलसी बन गए, और 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप क्या चाहते हैं? वो आपकी ऐसी कौन सी चीज याद रखें कि आपके बारे में क्या कहें वो ऐसी बात आफ्टर 5 ईयर्स? सर मैं यही चाहूँगा, एक तो 5 साल का ही कार्यकाल होता है, 5 साल के कार्यकाल में मैं वो काम करके जाऊं कि जो अधिकार एक टीचर को मिलना चाहिए वो मैं अधिकार दिलवा सकूं, और जब मैं उनका अधिकार दिलवाऊंगा तभी उनके द्वारा कहा जाएगा कि ऐसे ही विधायक को हमारे बीच रहना चाहिए। बढ़िया बढ़िया, अच्छा स्लोगन है, ऐसे ही विधायक को हमारे बीच रहना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। एक डॉक्टर साहब, हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है, इसमें आपको एक छोटा सा जवाब देना है। मैं कुछ शब्द बोलूंगा, आपको बहुत कम शब्दों में प्रिस्क्राइब करना है उसे। शिक्षक। सर शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, और शिक्षक अपने से अधिक अपने जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनको आगे बढ़ा करके राष्ट्र निर्माण में जो योगदान देता है वो केवल एक शिक्षक ही कर सकता है। बहुत सुंदर जवाब, शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है। बहुत बढ़िया सर। शिक्षा। शिक्षा के लिए मैं सर ये कहूँगा कि शिक्षा हम सभी को एजुकेट होना चाहिए। एजुकेट होने के साथ साथ हम अपना डेवलपमेंट तो करते ही हैं, साथ में अपने देश का भी डेवलपमेंट में सहयोग करते हैं। बहुत बढ़िया, शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। बहुत बढ़िया सर। एनसीसी। सर एनसीसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इसको कहा जाता है, और मैं खुद इसका पार्ट हूँ, चूँकि धीरे धीरे मुझे 15 साल का अनुभव हो चुका है। एनसीसी में नेतृत्व करने की क्षमता अगर किसी में पैदा हो सकती है तो वो एनसीसी बहुत अच्छा माध्यम है। सर कोई ऐसी पुस्तक जो आपने लिखी हो जो आपको बहुत पसंद हो, आपके दिल के बहुत करीब हो? सर पसंद क्या, जब मैं एनसीसी अधिकारी बना तो बहुत पुरानी एक पुस्तक थी जिसको एनसीसी कैडेट पढ़ा करते थे, लेकिन आउटडेटेड हो चुकी थी। तब मैंने इस कमी को दूर करने के लिए मैंने खुद एक पुस्तक लिखी है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर पुस्तक रही है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, राजनीति आपके लिए क्या मायने रखती है? सर एक तो यहाँ बेसिक बात यह है कि मैं ये शिक्षक राजनीति करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं शिक्षकों को अधिकार दिलाने के लिए मैं इस चुनाव में आया हूँ। और राजनीति जो है, मेरा मानना है कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग ही शासन करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, निर्दलीय उम्मीदवार बनने का आपने क्यों सोचा? सर एक तो ये सीधा सा मामला यह है कि चूँकि मैं शिक्षक संघ अनुदानित महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुमोदित शिक्षक संघ का अध्यक्ष रहा, और अध्यक्ष रहते हुए जो हमने डिग्री कॉलेजों में कार्य कराए हैं उससे डिग्री कॉलेज का पूरा शिक्षक समाज मेरे साथ है। इंटर कॉलेज में चूँकि वहाँ हम संघ में नहीं थे, लेकिन अगर मैं एमएलसी बनता हूँ तो जो शिक्षक है हमारे माध्यमिक के, उनकी समस्या, डिग्री कॉलेज की समस्याओं को लेकर के मैं आगे चलूँगा। तो ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा सर। बहुत बढ़िया सर। सबसे बड़ी शिक्षकों की समस्या क्या लगती है आपको? छोटा सा आंसर। सर अगर हम पुराने शिक्षकों की बात करें तो उनकी जो है रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 65 साल, जो सर्विस कंडीशन है वो 65 साल की डिमांड की जा रही है, वो होनी चाहिए। और बाकी जो अनुदानित महाविद्यालय हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, उसमें जो वेतन की समस्या हमारे शिक्षकों के बीच में है वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, उसका निदान होना बहुत ज़रूरी है। अगर कैप्टन साहब एमएलसी बनते हैं तो पहला सुधार क्या करेंगे? सर वेतन निर्धारण कराना और सेवा निवार्य बनवाना टीचर्स की, ये मेरा प्रायोरिटी रहेगी। सर एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, कैप्टन राजीव चौहान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सर मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है, मेरा शिक्षक समाज ही मेरी ताकत है। चूँकि इस चुनाव में कई ऑफर मेरे पास में आए, मेरे सामने आए, लेकिन हमने उनको एक साइड किया
चूंकि शिक्षक समाज जो एक देश की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखता हो, वो समाज मेरे साथ है, तो इससे बड़ी ताकत मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती। दोस्तों बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने में। और जो आपका विजन है और जो आपकी सोच है, नो डाउट अगर ऐसे लोग आगे आते हैं तो बहुत देश का विकास होने वाला है। अंत में डॉक्टर साहब, पूरा शिक्षक समाज आपके सामने बैठा हुआ है और आपके पास उनको भाषण देने के लिए सिर्फ 30 सेकंड है, तो आप क्या कहेंगे 30 सेकंड में कि वो आपको प्रभावित होकर वोट करें? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं शिक्षक हूँ, आप भी शिक्षक हैं, और मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक के अधिकार की बात करता हूँ। मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक को उनका अधिकार दिलाने की बात करता हूँ, और ये तभी संभव है कि जब मैं एक शिक्षक रहकर ही मैं उनकी सेवा करूँ, अपने शिक्षक साथियों की। तो मेरा प्रयास पूरा ये रहेगा कि मैं शिक्षक विधायक बनूँ, लेकिन बनने के बाद मैं अपने शिक्षक का जो भाव है वो मेरे अंदर हमेशा बना रहे। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि आप हमारे सभी पैमानों पे बिल्कुल खरे उतरे हैं डॉक्टर साहब। बहुत ही बेबाकी से और बिल्कुल साफ दिल से आपने सब सवालों के जवाब दिए। आप जैसे युवा और इतने अच्छी सोच के व्यक्तियों को आगे आना चाहिए, और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से और सभी से निवेदन करूंगा शिक्षकों से कि वो साथ दें और कैप्टन साहब को उनके इसमें सफलता प्रदान मिले, प्राप्त हो। और डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे बीच में। सर, डॉक्टर साहब ये छोटा सा मोमेंट हो हमारी टीम की तरफ से, ताकि आप हमारी टीम को हमेशा याद रखें, और आपको सर फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।